हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। यानी ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम है कि अगर हमने ब्लैक बॉडी को एक डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मेंटेन किया तो ये जो ब्लैक बॉडी है ये हीट रेडिएशंस एमिट करती है। ये जो ब्लैक बॉडी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस एमिट करती है वो जो रेडिएशंस है वो अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस वो ब्लैक बॉडी एमिट करती है। तो उसी का जो ग्राफ है उसी को ही कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे कि हाउ दिस ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वी विल कंसिडर ए आयरन रॉड। सपोज दिस इज आयरन रॉड। ओके, नाउ दिस आयरन रॉड इज हिटेड। इस आयरन रॉड को अब हम हीट देंगे, यानी यहाँ से हीट दिखा देता हूँ मैं ऐसे। दिस इज द हीट। ओके, जैसे ही इस आयरन रॉड को हमने हीट सप्लाई किए तो यहाँ पे ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो हीट सप्लाई करते जा रहे हैं वो इन कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, यानी कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा हीट इसको रॉड को हम देते जा रहे हैं। तो क्या होगा इन दैट केस, ये जो रॉड है आयरन रॉड, इसका टेम्परेचर मान के चले पहले T1 है, बाद में क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, बाद में T3 हो जाएगा, सच दैट ये T3 इज ग्रेटर दैन T2, T2 इज ग्रेटर दैन T1। यानी जैसे जैसे अमाउंट ऑफ जो हीट इसको सप्लाई करते जा रहे हैं वो बढ़ते जाएगा, तो ये आयरन रॉड का टेम्परेचर भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बराबर। अब जैसे जैसे इस आयरन रॉड का, यहाँ पे जो आयरन रॉड दिखाया हमने, जैसे जैसे इस आयरन रॉड का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, यानी T3 ज़्यादा है, सो टेम्परेचर T3 इज ग्रेटर दैन T2। तो जैसे जैसे आयरन रॉड का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये जो रॉड है इसके जो कलर्स है, ये कलर है वो भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। यानी आयरन रॉड को जैसे जैसे आप हीट देते जाओगे और उसको जो आपने हीट सप्लाई किया वो हीट का अमाउंट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे वो जो रॉड है उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस रॉड को तो उसका कलर भी चेंज होते जाएगा। तो कलर कैसे चेंज होते जाता है, ऑब्जर्वेशंस क्या है। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है अपना, पहला जो कलर मिलता है रॉड का स्टार्टिंग में, तो क्या रहता है, समझो ब्लैक है, यानी डल है। ठीक है, तो पहले जो आयरन रॉड है वो ब्लैकिश है, फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होता है, डल रेड, उसके बाद में रेड, फिर येलोइश, और फिर ब्लू, और उसके बाद में आखिरी में वो वाइट अपीयर होता है। यानी जैसे जैसे आप इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इस आयरन रॉड का कलर भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। यानी हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस रॉड को तो हमें ऐसे कलर नज़र आते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रॉड है, ये जो आयरन रॉड है, तो इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते गया, आपने हीट सप्लाई किया, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ते गया तो ये रॉड ने क्या किया, पहले जो रेडिएशंस एमिट किए, यानी रॉड का टेम्परेचर बढ़ा तो रॉड क्या कर रहा है, हीट एमिट कर रहा है, रेडिएशंस एमिट कर रहा है। तो वो रेडिएशन का पहला जो कलर था वो क्या था, ब्लैक था। बाद में आपको कौन से कलर मिले, डल रेड, बाद में रेड, फिर येलो, फिर ब्लू, और फिर वाइट। यानी ये जो रॉड है
ये रेडिएशंस एमिट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये जो रॉड है ये क्या कर रहा है, हीट रेडिएशंस एमिट कर रहा है। जैसे जैसे इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये रॉड हीट रेडिएशंस को एमिट करते जाएगा, और वो रेडिएशंस कौन से कलर के हैं, ऐसे, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो आपको जो रेडिएशंस मिलेंगे इन डिफरेंट कलर्स के। अब कलर यानी कौन रिप्रेजेंट करता है, तो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ रिप्रेजेंट द कलर। तो आप देखिए अभी यहाँ पे, तो वेवलेंथ देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेड, येलो और ब्लू, तो वाइट का नहीं देखेंगे। तो रेड यानी यहाँ पे लैम्डा आर होगा, येलो लैम्डा वाई, और इधर में ब्लू। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो पहले स्टार्टिंग में क्या था, अपने को रेड कलर दिखाई दिया, मतलब ये जो रेडिएशंस एमिट किए, इस रॉड ने जो हीट एमिट कर रहा है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तब वो जो रेडिएशंस है उनका कलर क्या है, रेड है। मतलब हमारी आंखों पे जो वेव्स आ रही है वो रेड कलर की वेव्स है, और उनका वेवलेंथ क्या होगा, तो अपने को पता है रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो उसके हिसाब से होगा। फिर जैसे और टेम्परेचर बढ़ा दिए इसका, इस रॉड का और टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो उस बढ़े हुए टेम्परेचर पे ये रॉड क्या कर रहा है, अब येलो कलर की वेव्स, हीट वेव्स एमिट कर रहा है, तो ये फिर येलो कलर का वेवलेंस मिलेगा अपने को। फिर जैसे और टेम्परेचर बढ़ा है तो ये रॉड क्या कर रहा है, ब्लू कलर की वेव्स एमिट कर रहा है, मतलब उनका भी एक वेवलेंथ होगा। तो ये अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे अपने को पता चलता है कि ये जो रेड कलर की वेव्स है और ये जो ब्लू कलर की वेव्स है, तो लैम्डा आर इज अ ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू, यानी वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। बराबर, अपने को दिखाई दे रहा है ये सब। तो क्या होते जाता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एज टी इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो ये रॉड हीट रेडिएशंस एमिट कर रहा है, ये रॉड हीट रेडिएशंस जो एमिट कर रहा है, तो उनकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी, देखिए पहले लैम्डा आर और बाद में लैम्डा ब्लू, तो वेवलेंथ क्या होती जा रही है, फॉल होती जा रही है। यानी एज टी इंक्रीजेस लैम्डा डिक्रीजेस, यानी जैसे जैसे इस रॉड का, ये जो आयरन रॉड पकड़ा है हमने, तो जैसे जैसे इस आयरन रॉड का आप टेम्परेचर, जैसे जैसे इस आयरन रॉड का आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो ये रॉड जो हीट रेडिएशंस एमिट कर रहा है, जो रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहा है, तो उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम कम होते जाएगी। बराबर। अब वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, तो सिंस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बराबर, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, इनवर्स। देयरफॉर यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम कि एज टी इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, तो देखो वेवलेंथ कम होते जा रहा है, इसका मतलब ही उल्टा ही चलता है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। यानी जैसे जैसे ये रॉड का आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो रॉड जो हीट रेडिएशंस एमिट कर रहा है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, तो इनकी एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। तो क्या होते जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ते जा रही है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है मतलब ही क्या होते जा रहा है, एनर्जी भी बढ़ते जा रही है। यानी ये जो आयरन रॉड है, इसका टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो आयरन रॉड है, ये जो हीट एमिट कर रहा है, ये जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है, तो उनकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बराबर। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय द आयरन रॉड, तो आयरन रॉड को अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ब्लैक बॉडी। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय दिस ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन the temperature of the black body
एंड नॉट ऑन द मटेरियल ऑफ द ब्लैक बॉडी। ये मटेरियल के ऊपर ये ब्लैक बॉडी कितना हीट रेडिएट करती है, अब ये मटेरियल, ये ब्लैक बॉडी कौन से मटेरियल की बनी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ये ब्लैक बॉडी का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एनर्जी का वो हीट क्या करेगी, रेडिएट करेगी। हो गया क्लियर ये? सो यहाँ से कंक्लूजन अपने दिमाग में आया कि when the black body is maintained at different constant temperatures, then it emits the heat radiations of different wavelengths, that is different frequencies। यानी जब आप इस ब्लैक बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करोगे तो ये ब्लैक बॉडी क्या करेगी, रेडिएशंस इमिट करेगी। वो एक तरह की वेव्स रहेंगी क्या, उनकी नहीं रहेंगी। यानी दिस ब्लैक बॉडी विल इमिट द हीट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, फिर यही ऑब्जर्वेशंस जो अभी मिले यहाँ पे, तो इसका ही स्टडी किया लूमर और प्रिंगशेम ने, और उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, उसी को ही कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, जो कि अब मैं इसको मिटा देता हूँ और उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ल्यूमर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एंड प्रिंगशेम। ये दो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक ब्लैक बॉडी लिए और इस ब्लैक बॉडी को हीट दिए। यानी इस ब्लैक बॉडी को एक टेम्परेचर पे मेंटेन किए। तो मान के चलिए इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर क्या रखे, कांस्टेंट रखे। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, मान के चलिए कि दिस ब्लैक बॉडी इज मेंटेन्ड एट 1000 केल्विन। अब ये 1000 केल्विन का टेम्परेचर, तो ये क्या करेगी, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो ब्लैक बॉडी है ये हीट रेडिएशंस एमिट करेगी। and this black body will emit heat radiations। जब ये ब्लैक बॉडी हीट रेडिएशंस एमिट करेगी तो जो रेडिएंट हीट या हीट रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है तो दे विल बी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। यानी जो हीट रेडिएशंस होंगे वो अलग अलग वेवलेंथ्स के होंगे। तो मान के चलिए यहाँ पे ये जो रेडिएशन एमिट हुआ उसका वेवलेंथ λ1 है एंड सो ऑन। तो यहाँ तक के ये जो वेवलेंथ एमिट किया गया, ये जो रेडिएशंस एमिट हुए उसका वेवलेंथ क्या है, λn। सो डिफरेंट वेवलेंथ्स के रेडिएशंस ये जो ब्लैक बॉडी है ये रेडिएट करेगी। अब ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स है तो इनको अगर अपने को समझना है तो उसके लिए हम जो प्रिज्म का एग्जाम्पल है उसको लेंगे। तो प्रिज्म में क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। तो ये अगर प्रिज्म है और प्रिज्म पे अगर हमने ये वाइट लाइट इंसिडेंट किया है यहाँ पे, तो क्या होता है, यहाँ से दूसरे फेस से, प्रिज्म के दूसरे फेस से यहाँ पे आपको एक स्पेक्ट्रम नज़र आता है, बराबर। तो ये स्पेक्ट्रम में यहाँ पे ऊपर में रेड कलर रहता है, सबसे बॉटम में रहता है वायलेट, और बीच में आपको पता है जैसे VIBGYOR विबग्योर, बराबर। यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये कलर्स जो है यहाँ से जो लाइट आ रहा है इसको हम देख सकते, इसलिए इतना जो रेंज है, रेंज ऑफ वेव्स जो है, इसको कहा जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं,
विजिबल स्पेक्ट्रम। ये शायद आपको दिखाई दे रहा है, देख लेते एक बार। हाँ, तो दिस इज विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको। तो यहाँ से अगर वाइट लाइट इंसिडेंट होगा इसके फेस के ऊपर, प्रिज्म के फेस के ऊपर, तो ये प्रिज्म है, तो यहाँ से जो आपको कलर्स दिखाई देंगे तो एक बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, और कंप्लीट जो कलर के बैंड है उनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। हम इनको देख सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये जो रेड कलर का जो लाइट है ऊपर में, तो उसका जो वेवलेंथ होगा उससे रिलेटेड वो होगा लैम्डा आर, और वायलेट कलर का जो लाइट है उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ होगा वो होगा लैम्डा वी। अब इसके ऊपर भी हमें दिखाई नहीं देता है और नीचे के भी कलर्स दिखाई नहीं देते, तो ये रेड कलर के ऊपर का जो स्पेक्ट्रम रहता है उसको कहते हैं इंफ्रारेड, बराबर। और उसके नीचे जो रहता है वायलेट के नीचे, उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, बराबर। तो हमें इतना ही स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम। उसके नीचे का भी स्पेक्ट्रम नहीं दिखाई दे रहा है और ऊपर का भी नहीं है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो रेड कलर का वेवलेंथ और वायलेट कलर का वेवलेंथ में क्या डिफरेंस है कि रेड कलर का वेवलेंथ वायलेट कलर के मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। तो ऊपर ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होते जाएगा, कम होगा। यानी सबसे ये अल्ट्रा वायलेट में यहाँ पे नीचे में वेवलेंथ क्या है, कम है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ यहाँ पे ऊपर बढ़ता जाएगा, बराबर। तो वैसे ही ये जो ब्लैक बॉडी हीट रेडिएट कर रही है, तो यहाँ पे हम पकड़ेंगे कि ये जो लैम्डा 1 है, लैम्डा n से क्या है, ज़्यादा है। ऊपर में जैसे इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे कि इंफ्रारेड, है ना। ये हो गया इंफ्रारेड। बीच का जो पार्ट है वो होगा विजिबल स्पेक्ट्रम, और इधर में जो आएगा वो आएगा अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो ये जो ब्लैक बॉडी है जो हीट रेडिएट कर रही है, तो जो हीट रेडिएशंस है तो दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, और वो जो वेवलेंथ है तो वो कौन कौन से रीजन में आ रही है, वो वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन में आ रही है, विजिबल में भी आ रही है, और अल्ट्रावायलेट रीजन में भी आ रही है। यानी ये जो ब्लैक बॉडी को आपने डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर मेंटेन किया, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली 1000 केल्विन पे मेंटेन किया, तो ये जो ब्लैक बॉडी है आपको जो हीट दे रही है, इट इज़ हैविंग वेवलेंथ इन द डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ आपको मिल रही है, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की आपको वेव्स मिल रही है। तो एक ही टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी डिफरेंट वेव्स एमिट कर रही है, और वो जो वेव्स है तो उनका वेवलेंथ अलग अलग रीजन में आ रहा है, ठीक है। अब यही स्टडी को उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, यानी ये जो ब्लैक बॉडी है इसको आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा, तो एट दिस टेम्परेचर दिस ब्लैक बॉडी इज एमिटिंग हीट रेडिएशंस हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, बराबर। अब ये जो वेवलेंस है तो इससे रिलेटेड ही फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी है मतलब एनर्जी है। तो जो ब्लैक बॉडी को आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन किया, तो दिस ब्लैक बॉडी एमिट्स द रेडिएशंस हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, अलग अलग एनर्जी की रेडिएशंस वो एमिट करती है, बराबर। तो उन्होंने यानी ल्यूमर और फ्रिंगशेम ने एक ग्राफ बनाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे दिमाग में इतना ही रखना है आपने को कि कोई भी ब्लैक बॉडी को अगर हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन किया, तो इट रेडिएट्स द एनर्जी, इट एमिट्स द एनर्जी हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, ओके। तो उसका जो ग्राफ है अब हम यहाँ पे बना देते हैं। सो दिस इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, जो आपको ल्यूमर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ल्यूमर और फ्रिंगशेम ने ब्लैक बॉडी को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन किया, और फिर उस ब्लैक बॉडी ने जितना हीट रेडिएशंस एमिट किया, तो वो जो अलग अलग डिफरेंट वेवलेंस का जो हीट रेडिएशंस किया, तो दैट डिफरेंट radiations among the different wavelengths and
द पावर रेडिएटेड बाय दैट ब्लैक बॉडी, इनका ग्राफ प्लॉट किया, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो ये अभी हमने स्पेक्ट्रम दिखा दिया है यहाँ पे, तो इसको डिस्कस कर लेते पहले। तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर उन्होंने वेवलेंथ को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे रेडिएंट पावर प्लॉट किया है। तो रेडिएंट पावर का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, बराबर, दैट इज़ Q बाई टी को उन्होंने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। फिर अब उन्होंने जो ब्लैक बॉडी लिया था उसको मान के चलिए कि T1 टेम्परेचर पे कांस्टेंट रखा था। तो T1 टेम्परेचर कितना पकड़ा उन्होंने 3000 केल्विन पे। तो जब ये ब्लैक बॉडी को उन्होंने 3000 केल्विन पे कांस्टेंट रखा तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, तो देखिए ये कर्व यहाँ से ऐसे शुरू होके ऐसे आ रहा है। तो वाई एक्सिस पे क्या है, इट इज़ द रेडिएंट पावर, तो ये पावर है रेडिएंट पावर, यानी ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर जो भी है दैट इज द पावर एमिटेड बाय दैट ब्लैक बॉडी, दैट इज द एनर्जी एमिटेड बाय दैट ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम। तो वो जो एनर्जी एमिटेड बाय दैट ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम है वो कैसा हो रहा है, देखिए स्टार्टिंग में कम है, फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम जो एमिट कर रही है बॉडी वो बढ़ते जा रही है, कुछ मैक्सिमम हो रही है और फिर से डिक्रीज होते जा रही है एज द वेवलेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग। यानी जैसे जैसे वो रेडिएशंस का वेवलेंथ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रेडिएंट पावर भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और बाद में धीरे धीरे वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, यानी रेडिएंट पावर एमिटेड बाय दैट ब्लैक बॉडी इज नॉट कॉन्स्टेंट, वो कंटिन्यूसली क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, बराबर। फिर यहाँ से दूसरी एक बात पता चलती है कि ये जो वेवलेंस का रेंज है, तो मान के चलिए यहाँ से 500 nm से लेके तो 2500 nm तक के जा रहा है, बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे देखिए ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है, जब ब्लैक बॉडी को आपने कितने टेम्परेचर पे रखा, 3000 केल्विन पे, तो ये जो वेवलेंथ है लैम्बडा, इसको बोलेंगे हम लैम्बडा मैक्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, इस लैम्बडा मैक्स पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड है उसका जो प्रोपोर्शन है वो मैक्सिमम है। यानी दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ फॉर दिस टेम्परेचर फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी एट विच द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इज मैक्सिमम। यानी इस जिस वेवलेंथ पे एनर्जी रेडिएटेड, पावर रेडिएटेड ज़्यादा रहता है उस वेवलेंथ को कहा जाएगा लैम्बडा मैक्स। तो ये हो गया लैम्बडा मैक्स फॉर दिस कर्व, हो गया क्लियर। फिर आते हम दूसरे कर्व पे, जब उसी ब्लैक बॉडी को आपने 3000 से लेके तो 4000 टेम्परेचर कर दिया उसका, यानी उसी ब्लैक बॉडी को आपने 4000 केल्विन पे अगर मेंटेन किया तो एनर्जी का रेडिएशन है, पावर जो रेडिएशन है वो इतना नज़र आ रहा है, यानी ये कर्व अभी ऊपर आ गया है। तो कर्व ऊपर आ गया है, इसका मतलब जो एनर्जी पावर रेडिएटेड है वो क्या हो गया, बढ़ गया। सो जब उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आप ज़्यादा रखोगे तब वो ज़्यादा पावर रेडिएट कर रही है, और ज़्यादा तो पावर रेडिएट कर रही है, साथ साथ में उसका जो वेवलेंथ का रीजन है वो भी बढ़ गया है, वेवलेंथ का रेंज है वो भी बढ़ गया है। तो उसने मैक्सिमम पावर कब एमिट किया है, तो मैक्सिमम पावर जो एमिट किया, तो मान के चलिए यहाँ पे तो ड्रा कर देता हूँ मैं, तो ये आ गया यहाँ पे। तो दिस इज द लैम्बडा मैक्स फॉर दिस मच टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर पे जब ब्लैक बॉडी को रखा तब उसने जो मैक्सिमम पावर एमिट किया, तो मैक्सिमम पावर कौन से वेवलेंथ पे एमिट किया, ये लैम्बडा मैक्स के ऊपर, बराबर। तो इसको हम लैम्बडा मैक्स 2 कहेंगे, इसको लैम्बडा मैक्स 1 कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली जब उसी ब्लैक बॉडी को आपने T3 टेम्परेचर पे मेंटेन किया तब उसने जो पावर रेडिएट किया, तो यहाँ से इतना ये पावर रेडिएट किया, यानी पावर और बढ़ गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया उसका, तो उसने ज़्यादा पावर एमिट किया। जब ज़्यादा पावर एमिट किया तो मैक्सिमम पावर जब एमिट किया, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर एमिट किया, तो उस वक्त की जो वेवलेंथ है, मैक्सिमम पावर जब एमिट किया उस वक्त की जो वेवलेंथ है उसको हम कहेंगे लैम्बडा मैक्स 3, बराबर, जब उसका टेम्परेचर क्या था, 3। सिमिलरली फिर हमने उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ाया, तब उसने और ज़्यादा पावर रेडिएट किया, तो
तो जो ज़्यादा पावर रेडिएट किया तो कौन से वेवलेंथ पे ज़्यादा पावर रेडिएट किया, तो यहाँ पे उसका वेवलेंथ यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो दिस इज़ द, यहाँ पे दिखा रहे हैं उसको, तो ये हो गया लैम्डा मैक्स और वो हो गया 4। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला अभी, तो ये समझने के लिए हम यहाँ पे इसी ग्राफ को इधर में प्लॉट कर देते, एक सिंगल ग्राफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे पावर, यहाँ पे वेवलेंथ। तो एक ग्राफ पकड़ते हैं, T3 को पकड़ लेते हैं, ठीक है। T3 यानी कि कितना है टेम्परेचर उसका, 5000 केल्विन पे। तो उसका जो ग्राफ है वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ ग्राफ। तो ऐसा आएगा करीब करीब, बराबर। और उससे रिलेटेड ये उसका लैम्डा मैक्स, ठीक है। तो क्या पता चलता है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बात पक्की। एक बात, पहला पॉइंट अपना हो गया कि देयर इज नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर व्हेन दैट ब्लैक बॉडी इज मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, एज द वेवलेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे ये वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, देन द पावर रेडिएटेड इज आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, say lambda max, the radiated power becomes maximum. If we increase the wavelength, then again it is observed that the radiated power goes on decreasing. हो गया क्लियर। फिर ये लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर, इसका रिलेशन क्या है, तो देखिए जब टेम्परेचर T1 3000 के है तो लैम्डा मैक्स क्या है, थोड़ा 1000 के ऊपर है, 1000 nm के ऊपर है। और वही टेम्परेचर अगर 5500 केल्विन हो जाता है तो उसके लिए उसका जो लैम्डा मैक्स है वो 500 nm से भी कम आता है। यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये लैम्डा मैक्स क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। यानी रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी एंड लैम्डा मैक्स क्या है, तो इनवर्स है। तो यहाँ से एक बात पता चली कि क्या बात पता चली कि एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो लैम्डा मैक्स क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। यानी दोनों में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और इसी को कहा जाता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यहाँ से एक नया लॉ मिला अपने को कि जैसे जैसे आप ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उस वक्त वो जो ब्लैक बॉडी मैक्सिमम पावर जो रेडिएट कर रही है, तो उस वक्त उसका जो वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स कम कम होते जा रहा है। फिर और एक बात पता चलती है कि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ये जो कर्व ड्रॉ किया है, तो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है ना, एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व क्या दे रहा है आपको, पावर दे रहा है। पावर का मतलब क्या होता है, तो एनर्जी बाय टाइम, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम। तो एरिया अंडर कर्व गिव्स द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। तो टेम्परेचर जब कम था तो एरिया अंडर द कर्व भी कम था। जब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो एरिया अंडर द कर्व भी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो पावर रेडिएटेड बाय दैट ब्लैक बॉडी आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। यानी जो पावर रेडिएटेड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो यहां से और एक लॉ बनता है कि पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड उस वक्त उस ब्लैक बॉडी का क्या टेम्परेचर है, उसके फोर्थ पावर के साथ ये पावर जो है ब्लैक बॉडी का वो प्रोपोर्शन रहेगा। यानी पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसी को कहा गया है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। तो यहाँ से एक दूसरा लॉ बना। तो ये जितना भी हमने ये ऑब्जर्वेशन लिए हैं, जो ऑब्जर्वेशन लूमर और प्रिंगस्टेम ने लिए हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को यानी कंक्लूजन्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर से एक बार उसी को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने ये सारे कंक्लूजन्स जो है, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम निकाला था तो उसके कंक्लूजन्स लिख दिए हैं। तो फिर से एक बार उसको पढ़ लेते हैं।
पहला कंक्लूजन है कि एट ए गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इस टेम्परेचर पे कोई भी आप टेम्परेचर देखिए तो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा, एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दैट इज़ रेडिएंट पावर इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा विथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी बढ़ता जाएगा। फिर क्या होता है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है दैट इज़ रेडिएंट पावर, वो मैक्सिमम हो जाता है एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको कहते हैं हम लैम्बडा मैक्स, यानी ये जो कोई भी आप कर्व पकड़ लीजिए, ये T1 3000, तो इस टेम्परेचर पे, तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे क्या हुआ, रेडिएंट पावर मैक्सिमम हुआ, तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, तो उसको कहेंगे हम लैम्बडा मैक्स। फिर वो लैम्बडा मैक्स क्या होता है, तो इट इज़ द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सो दिस लैम्बडा मैक्स इज़ द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर पे ये जो लैम्बडा मैक्स है ये क्या कहेगा, दिस इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फिर उसके बाद अगर हम वेवलेंथ फिर से बढ़ाए, वेवलेंथ अगर फिर से बढ़ाए तो एनर्जी फिर से क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, यानी कम कम होती जाती है, एनर्जी इमिडिएट डिक्रीजेस। फिर एरिया अंडर कर्व, यानी जो आपने ग्राफ निकाला तो उसके एरिया अंडर कर्व गिव्स द टोटल एनर्जी रेडिएटेड, उस जो एरिया अंडर कर्व है, कर्व के अंडर जो एरिया है तो क्या दे रहा है, इट गिव्स द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम एट दैट गिवन टेम्परेचर। और लास्ट पॉइंट है कि फ्रॉम ऑल कर्व्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट जो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्बडा मैक्स डिक्रीजेस। तो देखिए हर कर्व का लैम्बडा मैक्स का वैल्यू देखते जाइए। पहले टेम्परेचर पे 3000 पे लैम्बडा मैक्स क्या है, मोर देन 1000 है। फिर 4000 पे ये करीब करीब 1000 आया, 1000 NM आया। फिर 5000 पे वो मोर देन 5500 NM आया। और 5500 केल्विन पे जो लैम्बडा मैक्स का वैल्यू है वो 500 NM से भी क्या हुआ, कम हुआ। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो लैम्बडा मैक्स भी क्या का वैल्यू क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है। ठीक है। फिर इससे इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो स्पेक्ट्रम है, इससे दो लॉ अपने को मिलते हैं। वो एक है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और दूसरा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो इसके बाद हम दोनों लॉ को अब डिस्कस करेंगे।